इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है, ऊपर वाला है कि नहीं है? रियलिटी में यार कई सारे ऐसे इंसिडेंट समाज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बैठकर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में लोगों की जान बच जाती है जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था, और ऐसे ऐसी तरीके से लोग मर जाते हैं जहां पर किसी ने अंदाजा भी नहीं लगा था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो इससे ये लगता है कि हाँ कोई ना कोई तो बैठा हुआ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों में हमारे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं है। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों के मुंह में जब खाना चला जाता है, आप लोगों ने टुकड़ा दिया, उसको चबाना स्टार्ट किया और आप लोग निगल गए, उसके बाद में आप लोगों के हाथ में उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो पूरे शरीर में कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो इंसान के हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं, पर हाँ जो भी चीज़ें हैं उनके बेस पर वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं अगर सही तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चला जाए। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी टाइम आप लोगों के पास में है, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज कर आप लोग अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, तो हमेशा आप लोग के हाथ में एक चांस रहेगा कि हाँ आप लोग अपनी एक खुद की किताब लिख सकते हो। पर लेकिन अगर इन तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखकर कि हाँ यार ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठकर उसको कोसना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग, वो हमेशा अपने लिए कब्र खोद देते हैं। क्योंकि जब आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ये दिक्कत मेरी है और मुझे सुधारनी है, ये प्रॉब्लम मैंने खड़ी करी है, मुझे ठीक करनी है, तो आप लोग के अंदर में सॉल्यूशन की एक तरीके से आप लोग की डायरेक्शन आती है माइंड में कि हाँ इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। पर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये एग्जाम मेरे काम का है ही नहीं है, इस एग्जाम को हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आप लोग वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो कि एक फुल स्टॉप लगा देते हो कि हाँ ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करो कि जो भी काम आप लोग करना चाहते हैं वो जब तक आप लोग को इम्पॉसिबल लगेगा, जब तक कि आप लोग उसको कर नहीं लेते। आप लोग किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लेना, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे पता था कि मैं तो टॉप मारूंगा यहाँ पर। वो हमेशा ये कहता कि हाँ लग रहा था कि अब की बार हो जाना चाहिए। इतनी पढ़ाई की थी कि लग रहा था कि शायद लिस्ट में तो नाम आ जाना चाहिए, वहां भी शायद लगा होता है उनका, ये नहीं कि लिस्ट में तो नाम पक्का आएगा भाई साहब। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इतने सारे आप लोगों को मेंस के आप लोग क्वेश्चन लिखने होते हैं, इतने लंबे समय तक इतने माइंड के पीस को बनाए रखना, कभी ना कभी कोई सा ना कोई सा पेपर ऊपर नीचे होता ही हर एक इंसान का, या फिर इंटरव्यू में कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसमें ये बोल देना कि हाँ मेरा तो होगा ही होगा, तो ये तो नंबर 1 रैंक वाला भी नहीं बोल पाता है, और तो दूसरों तो किसी की बात करो। तो अपने क्रम पर अपने काम पर फोकस करो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो उसको सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते जाना। चलती का नाम गाड़ी, जिंदगी का नाम भी कुछ ऐसा ही है कि चलते रहिए, वरना रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। आर्टिकल काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, और आज का जो एंड वाला पोर्शन है खासकर उसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, वनडे टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से या फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। उसको और अच्छे से आप लोगों को सीरियसली इंजॉय करना है, यानी कि जो आप लोगों का जो सेक्शन रहता है खासकर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। यहां पर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल की बात की जा रही है। इंडिजिनस पीपल आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं लोकल लोग, या फिर कई बार कई सारे लोग इनको ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो डे है ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, एक तरीके से वर्ल्ड में जहां जहां भी इंडिजिनस लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी लैंग्वेज को उनकी कल्चर को साथ में सहेज कर आगे लेकर चलने के लिए। तो इसलिए बोला गया कि इंडिजिनस यूथ आर एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर आप लोग एक काम आज के डेट में कर रहे हो, आज के डेट में आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस देना स्टार्ट करो, अपना एक फोटो खींच लो, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, फिर 15 दिन बाद फोटो खींचना, आप लोग अपनी बॉडी में चेंज नजर आएगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में कैसे चेंज आ रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहीं पर ही रह रहे हैं, वहीं पर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं, और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करते जा रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को फर्क नजर आ जाएगा कि उनमें और हम में कितना सारा चेंजेस आप लोगों को नजर आ रहा है पहले के और आज के कंपेयर में। तो इसी को इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये वेंसडे यानी कि 9 अगस्त को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क के अंदर में यहाँ पर ये एक सेरेमनी रखी गई है और इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनैलिटी के नाम भी दे रखे हैं, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एज ए स्पीकर के तौर पर इन्वाइट किए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डे के तौर पर आप लोग इसको यहाँ पर लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और डे है जो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, ये आप लोग रह गया था, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। और एक और डे है जो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं कल, ठीक है। तो 8th नेशनल हैंडलूम यानी कि हथकरघा डे है।
पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा हाथों की कलाकारी की जाती थी, जिसमें उसका काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाता था कि इंसान ने हाथों से बनाई है। ठीक है, हालांकि पुराने टाइम पे तो सारी चीजें हाथ से बनती थी, पर जब से मशीन आ गई है, हाथ से बने वाली जो चीजें हैं उनको एक रॉयल्टी की तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, कि हैंडलूम है भाई साहब, हाथों से बनाया गया, तो उसका प्राइस अच्छा खासा देखने को मिलता है। अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कलाकारी, ऐसी चीजें थी हमारे देश में जो डिस्ट्रॉय कर दी गई, पर फिर से यहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किए गए हैं कि नेशनल लेवल पर जो हथकरघा है उसको सपोर्ट किया जाए और अच्छे लेवल पर उसको आगे लेकर चला जाए। तो इसी के लेकर जो 8 तारीख को यहाँ पर 8 अगस्त को नेशनल हैंडलूम यानी कि हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया है। और जो भी कम्युनिटी इसमें काम कर रही है उनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी इनकम थोड़ी अच्छी जाती रहे और वो इस काम के साथ में कनेक्ट रहे, ये भी एक फोकस रहता है। ठीक है, तो बेसिक है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए डाउट नहीं रखना, इसको क्लियर करके माइंड में चलना। ठीक है, ये एक छोटी सी पर इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि पीआईबी के द्वारा कवर की गई। यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि हमारे देश में आप लोगों ने कई बार सुना है किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बना दिया। अलग अलग तरीके से हमारे देश में कई सारी कम्युनिटी के लिए अभी वही किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फिशर कम्युनिटी के लिए भी उसको अलाउ कर दिया, यानी कि जो मछली पालने वाले पकड़ने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर बात की जा रही है एमएसएमई कार्ड के बारे में, यानी कि छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनके यहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको भी ये कार्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इस तरीके से है ताकि उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत आए तो इसका इस्तेमाल किया जा सके, और ये कार्ड एक रुपये कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए जैसे किसान कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसका नाम एमएसएमई कार्ड यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप लोग नॉर्मली लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के नाम से यहां पर जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन बताता है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। और रुपये क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर ये एक पायलट बेस पर प्रोजेक्ट है। उद्यम जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है, ये एक पैन इंडिया, ये फॉर द उद्यम रजिस्टर, यानी कि जो भी आप लोगों का काम धंधा है उसको रजिस्टर करा के एमएसएमई कार्ड के थ्रू यहाँ पर अपना अगर रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम इसका यूज कर तो अपना एक तरीके से इमरजेंसी पर सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना। तो ये एमएसएमई जो कार्ड है यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा सिंप्लीफाइड पेमेंट मैकेनिज्म जो भी देखने को मिलती है, ताकि बिजनेस रिलेटेड जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल हो गए या स्टैट्यूटरी कोई दूसरी पेमेंट टैक्स वगैरह, उनको कंप्लीट किया जा सके। कई बार क्या होता है, देखो अगर इंसान के पास में पैसा हो ना, थोड़ा कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो गिरता गिरता रोक लिया जाए तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ठप होने से बचाए जा सकते हैं। तो उसका भी एक यहाँ पर तरीका ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो एमएसएमई जो है वो बोरोवर जो है वो बात की जा रही है कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट जो है ये यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर जरूरत भी पड़ती है। तो एनपीसीआई यहाँ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर काम करेगी मिलकर, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इनिशिएटिव जो है आरबीआई के द्वारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर लिया गया था, बेसिकली पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के हिसाब से, ताकि हमारे देश के अंदर में ऐसा ढांचा भी दुरुस्त बनाया जा सके कि पेमेंट वगैरह जो सिस्टम है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। अगर कहीं पर भी सरकार किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रही है, इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर यही है कि उस सिस्टम को डूबने से बचाने की कोशिश की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड भी छोटी छोटी चीजों के लिए इसी सहायता काम करता हुआ नजर आता है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था किसान क्रेडिट कार्ड में, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं यार, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने का मतलब समझ रहे हैं, वो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो गया, फिर तो बिजनेस कार्ड बन जाएगा एक तरीके से। इतने बड़े बड़े पेमेंट अगर करोगे, छोटे छोटे जैसे यूरिया ले आए, अपना बीज वगैरह ले आए, छोटी छोटी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको काम करने की कोशिश की जाती है इस तरीके के क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है वैसा, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये जो वीडियो थी यहाँ पर जो कि एक गटर में गिर जाता है शराब पीने वाला आदमी, तो जो टीम है उसने कलाकारी की यहाँ पर कि व्हाट इज द ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें शेयर की उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग क्या होती है, यानी कि ज्यादा शराब पीने से क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, इसी के साथ में और भी कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई कि एज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं कि मतलब व्हाट इज द एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी कि कितने हद तक आप लोग पी सकते हो। स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग क्या है, कितना आप लोग पीना चाहिए अगर पीने बैठना भी है तो एक बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब एक तरीके से ना, उन्हें तो कई बार जो घर वाले कई सारे साथ में देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर अपने पापा को दिखाया तो उनके पापा का मेल आ रहा है मेरे पास में, कह रहा है बच्चों को ये सिखा रहे हो कि दारू कैसे पीनी है और कितनी पीनी है।
मैंने कहा मेरे बोलने से कौन पी रहा है अंकल जी, जो पियेंगे वो तो पियेंगे ही, ठीक है। तो मेल आया उनका, तो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मत डाला करो। मैंने कहा ये तो एक तरीके से यार देखो, जो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको ये बताना है कि अगर करना भी है तो कितने लेवल पर तक करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें बताना कुछ गलत था क्या, ये मुझे बताइए। मतलब अंकल जी अपनी जगह सही है, पर लेकिन ये मुझे नहीं लगा, पर टीम ने कलाकारी की है कि सर ऐसा इसके कुछ डाल देगा। मैंने कहा देख लो यार, ठीक है। तो मतलब मुझे तो लगा कुछ ऐसा है कि मतलब इन्फॉर्मेशनल है, पर लेकिन कई बार ना जैसे एक तरीके से अलग तरीके से मेरा देखने का नजरिया तो ये था। मैंने कहा सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाए, क्या सही है क्या गलत है, फिर अपना आप डिसीजन ले लो। वो होता है सबसे अच्छा तरीका कि बच्चों को फोर्स मत करो कुछ भी करने के लिए, उनको बता दो कि यार ये सही है और ये गलत है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुमको क्या करना चाहिए। उनको अपनी जिंदगी का अपना आप डिसीजन लेने दो। जब हम लोग उनको फोर्स करने लगते हैं ना सारी चीज़ें, तो फिर वो छुप छुप कर करने लगेंगे उसको। तो बस मेरा तो ये पर्पस था। एक्सट्रीमली सॉरी यार किसी को अगर बुरा लगाओ, बल्कि मैंने नहीं किया, ये टीम लगी रहती है आजकल जो भी कलाकारी करती है। मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को, मतलब मेरा काम जो रहता है आज की डेट में, चीज़ों को मैनेजमेंट देखना ज़्यादा रहता है। कौन क्या कर रहा है, सही तरीके से सही टाइम पर सही चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ज़्यादा रहता है। कस्टमर केयर पर एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ही रिप्लाई करते हो क्या कस्टमर केयर पर बैठकर वहाँ पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो आप लोगों यहाँ पर कस्टमर टीम में जो हमारे मेंबर हैं वो आप लोगों को रिप्लाई करते हुए नजर आएंगे। हाँ, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक तरीके से कि बिल्कुल रैंडमाइज चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि वो अपना काम करते रहते हैं, सब अच्छे से काम करते रहते हैं। पर हाँ, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि उन्हें मेरे तक पहुँचानी होती हैं, तो मेरे तक भी चीज़ें पहुँच जाती हैं कई। और हाँ, किसी को लगता है कि अगर मेरे तक चीज़ें नहीं पहुँच रही है, भी मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भेजा है लिखकर किसी भी तरीके से कोई क्वेरी वगैरह, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, लगभग आप लोगों को नॉर्मली कई बार ना थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, 24 घंटे तक अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है एटलीस्ट, ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे को मेल करना, ठीक है। studyloverveer@gmail.com पर जाना तुरंत, क्योंकि हर एक चीज में एक बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो कहीं भी कोई ऐसी मनमानी नहीं होनी चाहिए ताकि चीजें ना मिले। अगर लग रहा है कि कुछ ऐसी दिक्कत है तो फिर मैं जो है टीम से बातें करूंगा, मैंने कहा क्यों रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्या इशू है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पर ही आके रुक जानी है। तो चीजों को अच्छे से बैलेंस बनाकर चलिए, तभी अच्छे से चीजों को एंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो सोल्यूशन आराम से निकल सकता है। दूसरा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में आते हैं तो एक बार एटलीस्ट ये ऊपर कुछ चीजें पिन कर रखी हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो चीजें पिन कर रखी हैं, क्योंकि मेरे पास में आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आकर कोई भी बदतमीजी काटेगा किसी भी तरीके की, वो कभी भी जिंदगी में फिर इस आंसर राइटिंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और ये लाइफ टाइम आंसर राइटिंग ग्रुप है। लाइफ टाइम इन द सेंस, यानी कि जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग बस एक छोटी सी पेमेंट कर 499 की आप लोग इसको जिंदगी भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर एक इतना अच्छा माहौल मिलेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। पर लेकिन अगर कोई बदतमीजी काटेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा और फिर कभी उसकी एंट्री भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका सारा पेमेंट का सारा बेसिकली डिटेल पेमेंट रखने का छोटा सा मतलब यही है, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कोई हरकतें कौन कौन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें आगे आने वाले देखने को मिलेगी। जिसमें अभी आप लोगों को पता है हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसके अंदर डाले जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें। तो सारे टीचर जो हैं वो काम करना स्टार्ट करेंगे, पूरी टीम है इसके पीछे, एक इंसान का काम नहीं है। वरना जिस तरीके के लेवल के आंसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं ना, ये एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कई सारे लोग लगे हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं। पैटर्न एक ही दिख रहा है आप लोगों को, एक अलग बात है। पर लेकिन यहाँ पर पूरा मतलब इसका वो है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि एक स्टैंडर्ड राइटिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि एटलीस्ट आप लोग जब एक बार क्या किया करो, यहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया आप लोगों ने, फिर क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद में फिर शाम को आकर बस एक बार आप लोग अपना रिव्यू कर लो, अपना देख लो कि अपना डेमो आंसर के साथ मिलाकर, या फिर एक दो क्वेश्चन आप लोग अपना बेसिकली यहाँ पर देख लो। यानी कि इस ग्रुप में आप लोग को बैठकर अपना टाइम पास नहीं करना है। ये मेरा बेसिकली बोलने का पर्पज है। मतलब क्या इसका मतलब, आप लोग आए इस ग्रुप के अंदर में, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद में आप लोग चले गए, उसके बाद में फिर शाम को आ जाइए आप लोग यहाँ पर 5-6 बजे के बाद में। 5-6 बजे के बाद में आकर देख लो कि आप लोगों का आंसर किसी ने रिव्यू किया है या फिर नहीं किया है। डेमो आंसर आ चुके हैं, उसके साथ में अपना आंसर मैच कर लो। और एक थोड़ा सा एटलीस्ट इतना कर लो कि 1-2 इंसान का आंसर आप लोग रिव्यू कर लो, तो आप लोग का भी कोई ना कोई रिव्यू जरूर कर देगा। अगर कोई रिव्यू नहीं कर रहा है तो डेमो आंसर ही है, तो उनसे आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, कोई भी माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता है। तो अगर इसको ढंग से लेकर चलोगे तो ही आप लोग फायदा उठा पाओगे। और चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, अगर आप लोग इसको लेकर चलोगे, इवन आरबीआई की आप लोग बात कर लो, इवन जहां जहां पर भी आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं वहां पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखने के लिए जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर भी ऐसे लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग फायदा उठा सकते हैं, पर लेकिन एक सलीके के साथ में। बदतमीजी नहीं करना, कोई लिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, और किसी के साथ में कुछ गलत काम मत करना। वरना फिर बता रहा हूं कि कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, अभी 4-5 लोगों को निकाला है,
कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, गिड़गिड़ा लेना, उसको रिटर्न नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ गंदगी हो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा बना देती है। तो ये बिल्कुल एक अच्छे से यहाँ पर काम को लेकर चलोगे और रेस्पेक्ट करोगे एक दूसरे की, तो ही वहां पर उसमें टिक पाओगे। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। बस सोच लेना, फिर बाद में कितनी भी माफी मांगते रहना, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल भी का मतलब बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसलिए गलती नहीं करना बिल्कुल भी। दोस्तों एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोई कंट्री अमीर है या फिर कोई कंट्री गरीब है, तो किसके बेस पर ये चीज़ें डिसाइड की जा सकती है। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कोई आप लोगों से पूछे कि यार ये देश अमीर है, ये देश गरीब है, ये किसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर मोटे मोटे भाषा में, कोई नॉर्मल भाषा में आप लोगों से कोई पूछे, तो सीधी सीधी बात क्या है यार, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, यानी कि उस कंट्री के जो लोग हैं, उसके पास में कितना पैसा है, ये डिसाइड करेगा कि वो कंट्री कैसी है। उस कंट्री की लोगों की जो एक तरीके से हेल्थ कैसी है, एजुकेशन लेवल कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है उस देश में, ये डिसाइड करेगा उस कंट्री में आप लोग डिफरेंस देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। आप लोगों को एक जो अभी मैं एक पर्टिकुलर डेटा बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है और यूएसए कहाँ पर है। मैं आप लोगों को एक डेटा बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेटा है इसको बोलते हैं एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर पूरी जीडीपी आप लोग देखते हैं देश के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर मान लो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो एक देश के अंदर जितना पैसा है टोटल, तो हर एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है, उससे पता चलता है कि वो देश किस लेवल पर बैठा है। अगर इंडिया की बात करें तो ये माना जा रहा है कि इंडिया 2022 के एंड तक हर एक इंसान के हिस्से में 1800 लगभग $50, ये लगभग $1850 जो है वो 2022 के एंड तक पहुंचेगा। यानी कि ये हमारा जीडीपी पर कैपिटा आप लोगों को देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेशन है कि रीच होगा, यानी कि अभी इससे नीचे हैं हम लोग, 2022 के एंड तक हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। अब यही डेटा अगर आप लोग चाइना का देखोगे तो हमसे लगभग ये आप लोग 7 से 8 गुना बोल सकते हैं। चाइना में यही जो डेटा है ये लगभग आप लोगों को 9000 से ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हमारा 1000 या फिर 1800 या फिर 2000 आप लोग बोल सकते हैं लगभग, ये चाइना का 9000 है। और अगर आप लोग यूएसए के बारे में बात करेंगे तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। कहने के लिए चाइना को यूएसए पकड़ने की एक फिरक में लगा हुआ है, पर लेकिन जब आप लोग चेक करेंगे यूएसए का ये डेटा, तो यूएसए का ये डेटा है 62,000। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि एक इंसान देश का, उसके हिस्से में कितना पैसा आता है। अगर उसके देश का सारा पैसा बांटा जाए इंसानों के बीच में, वो चाइना में कितना आ रहा है और यूएसए में कैसा आ रहा है। हमारा ये इतना कम क्यों है और चाइना का इतना कम क्यों है, इसका सीधा सीधा एक तरीके से मतलब आप लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा हिस्से में कम चीज़ें आएंगी। इसको उदाहरण के तौर पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोग के हाथ में एक एप्पल है और 2 आदमी हैं, तो 2 में बांटेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए 4 आदमी हैं तो 4 में बांटेंगे तो और 4 पीस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 8 हो गए तो आप लोग इसको और छोटे छोटे पीसेस में करोगे। तो यहाँ पर ये जो पीसेस आ रहे हैं यहाँ पर, ये पर कैपिटा इनकम है, ये समझ सकते हैं आप लोग। ये यूएसए में सबसे शानदार है। यहाँ पर एक तरीके से हाई लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग चाइना को कंपेयर करेंगे और जब आप लोग इंडिया को कंपेयर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब बोला गया कि हमारा देश जो है वो एक डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 तक का, तो इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छा खासा बढ़ने वाला है। अब वो कितना होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल के टाइम पर अभी ये लगभग 2000 से भी नीचे है और चाइना का 9000 है और यूएसए का 62,000 है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आप लोग के माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और न्यूज में किस लिए, क्योंकि अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एक स्पीच दी गई और उसी स्पीच के बाद में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए हिंदू के अंदर भी और इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। तो उन्हीं का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि हमारा देश जो था वो 1947 में आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में आजाद हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 2047 में जो है हमारा देश पूरे 100 साल कंप्लीट कर लेगा आजादी के। और अभी हम लोगों ने आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है। तो यानी कि आने वाले 25 साल में और यानी कि आने वाले 25 साल में यानी कि 2047 में हम अपने आप को डेवलप कंट्री की लेवल पर ले जाकर रखेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने 5 प्रण भी लिए हैं। 5 प्रण, आप लोग इनको 5 प्रतिज्ञाएं भी बोल सकते हैं। प्रण एक तरीके से बोलते हैं, एक तरीका प्रण लेना किसी चीज को लेकर। तो इसी के चलते ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो डेवलप्ड, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप और डेटा जिनका अवेलेबल नहीं है, ये कंट्री आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में पूरा लगभग एशिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब डेवलप की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कुछ कंट्री, और इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर जापान और साउथ कोरिया, ये डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आती है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको समझना चाहें तो ये तो एक ऐसा डेटा हो गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से डेवलप या डेवलपिंग है। थोड़ा सा पिक्चर में अगर आप लोग समझें डेवलप कंट्री कैसी है, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी शानदार तरीका देखने को मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम हाई लेवल, हेल्थ सिस्टम हाई लेवल, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी शानदार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह नजर आएगा। ठीक है, लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक तरीके से लेवल है वो काफी कम रहेगा, इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो भी इंप्लॉयमेंट कैसा, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डिग्री ले रखी है तो मुझे उसी के लेवल की जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कहीं पर जाकर पियोन की जॉब कर रहा हूं। ये गलत नहीं है कि पियोन की जॉब के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि पियोन की जॉब गलत है, पर लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन है। अगर किसी ने 10th पास कर रखा है या फिर 12th पास कर रखा है, समझ में आता है कि वो इंसान जो है वो पियोन की जॉब कर रहा है। एक इंसान पीएचडी होल्डर है और पीएचडी करने के बाद में वो पियोन की जॉब कर रहा है, तो इससे कंट्री की खस्ता हालत का पता चलता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है कि एक पीएचडी होल्डर को पियोन की जॉब के लिए यहां पर आना पड़ रहा है। तो इससे ये कंट्री की सिचुएशन पता चलती है, जो हमारे देश में काफी बार आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि जब भी कोई फॉर्म निकलते हैं तो कितने सारे लोग जो होते हैं उसमें लाइन में लगे होते हैं। तो डेवलप और इसी के साथ में डेवलपिंग कंट्री को जब आप लोग कंपेयर करने बैठते हैं तो आप लोगों को खस्ता हालत देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप लोग मेट्रो ट्रेन में जाओगे तो प्रॉपर एक एक सीट पर एक एक इंसान बैठा होगा, आसानी से कंफर्टेबल जोन में यात्रा कर रहे होंगे। पर लेकिन उसी के साइड में अगर आप लोग डेवलपिंग कंट्री के बारे में सोचोगे तो मेट्रो में आप लोग हालत देख लो, बसेस में आप लोग हालत देख लो, मुंबई की ट्रेन में आप लोग हालत देख लो, ऑटो रिक्शा में अगर कहीं बाहर जाते हो उसमें आप लोग हालत देख लो। तो जहां पर हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ढांचा है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि क्या लेवल है इस पर्टिकुलर कंट्री का, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। वैसे अगर बात करें, कोई पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसपे सारी कंट्री जो है वो एग्री हो गई हो, हाँ यार ये डेफिनेशन है, इसको डेवलप कंट्री बोलेंगे और इसको डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। पर फिर भी एक हल्का सा क्राइटेरिया यहां पर देखने को मिलता है जो कि यहां पर निकाला गया है। ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम के बेस पर यहां पर ये निकाला जा रहा है कि ग्रोस नेशनल इनकम के बेस पर यहां पर लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्री में इसको क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया गया। और ये बेसिकली पर कैपिटा जो यहां पर हिस्से में आ रहा है, ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से पर कैपिटा किसके हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, उसके बेस पर जब हम लोग निकालते हैं तो यहां पर इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, पर लेकिन सब इसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है, मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मेरा टॉपिक जो पढ़ाया गया उस टॉपिक के बारे में कुछ बच्चे तो ये बोले हाँ सर बिल्कुल सही आपने बोला है, कुछ बच्चे ये बोले नहीं सर हम सहमत नहीं है, हमको तो ये एंगल भी लग रहा है। ठीक है, कुछ ये बोले कि मैं ना तो इससे सहमत हूं ना इससे सहमत हूं, मैं तो ये तीसरा एंगल लग रहा है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का रहना सहना, खाना पीना, वहां की जलवायु, वहां पे रिसोर्सेज, वहां पे एजुकेशन, वहां पे हेल्थ, वहां पर ढांचा सब अलग अलग है। तो इसलिए सब कंट्री जो है एक पर्टिकुलर ढांचे में, ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि हर एक इंसान एक देश में गए और उस सारे देश के सब लोगों को एक ही नंबर का जूता पहनाने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो फिर भी एक हल्का फुल्का सा एक एवरेज क्राइटेरिया निकाल दिया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर इनकम के बारे में बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी अगर आप लोग कंपेयर करने पर आएंगे यहां पर कि नहीं यार हम लोगों को तो कंपेयर करना है कि व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो डेवलप कंट्री में आप लोगों को जैसे मैंने बताया यहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइज काफी ज्यादा देश देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री काफी अच्छे से काम करती हुई नजर आएंगी, फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन देखने को मिलेगा यानी कि रोबोट काम कर रहे हैं, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर एक घर में एसी, गाड़ी, ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, तो ओवन वगैरह ये सारी चीजें एक तरीके से जो रूम हीटर वगैरह ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है। डेवलप कंट्री के बारे में बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दूसरे लेस इंडस्ट्रियलाइज या फिर डेवलपिंग कंट्री के बारे में आप लोग बातें करते हैं उनके कंपेयर में, जीडीपी पर कैपिटा जो मैंने अभी बताया इंडिया का आप लोग कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 1800 के करीब, वही चाइना का लगभग 9000 के करीब और वही यूएसए का लगभग 62,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है। इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है अभी यहां पर वह डोमिनेशन। आज की डेट में खासकर जो आज की डेट में आप लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनी है
अलग अलग एरिया में। जैसे आप आज के में टेक्नोलॉजी कंपनी देख लीजिए, ये इतना ज्यादा पैसा यूएसए का जो $62,000 मैंने बताया, ये इतना क्यों है? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, कोई भी कंपनी का नाम आप लोग ले लो, मैक्सिमम जो भी ट्विटर, वो सारी कंपनी कहाँ की है? वो सारी की सारी कंपनी है यूएसए की, और वो डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखती हैं, और हर एक ईयर में उनका दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जाता था देश के ऊपर, आज की डेट में इन कंपनी के द्वारा रूल किया जाता है। और ये कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कंट्री की जो सरकार है ना, उससे भी ज्यादा ताकतवर ये कंट्री हो चुकी है। कई बार तो सरकार की बातें भी नहीं मानते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ बोला तो ट्विटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाई एक लेवल इन कंपनीज का हो चुका है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं एक नई मोनोपोली बोलते हैं यहाँ पर, ये क्रिएट की जा रही है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, डेवलपिंग कंट्री को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पर जब आप लोग बात करते हैं, जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो ज्यादा एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन कंट्रीज के अंदर में एज कंपेयर टू हमारी कंट्री। आज की डेट में भी आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी कंट्री में जैसे आप लोग बात करते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और ये टर्सरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी सेक्टर में मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल जो निकाल कर लेकर आते हैं, आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी कि जैसे यहाँ से एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आए, गेहूं, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया? उसका आटा बना दिया, ठीक है, उसकी ब्रेड बना दी, तो उसका कोई और प्रोडक्ट बना दिया आप लोगों ने। आलू निकाल के लेकर आए तो उनके चिप्स आप लोगों ने बना दिए, नींबू निकाल कर लेकर आए तो उसका अचार बना दिया, आंवला निकाल के लेकर आए तो उसका मुरब्बा बना दिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आ गए। लोहा निकाल के लेकर आए तो उसकी मशीनरी आप लोगों ने बना दी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर होता है फिर ये टर्सरी, जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे मैं टीचिंग प्रोवाइड आप लोग करा रहा हूं, ये सर्विस सेक्टर है। इसी के साथ में कोई सामान मार्केट में लेकर बेचा जा रहा है तो सर्विसिंग के टॉप पर, तो ये सर्विस सेक्टर होता है। मैक्सिमम देश कैसे बढ़ता है? पहले प्राइमरी सेक्टर उसका डेवलप होता है, यानी कि एग्रीकल्चर करना स्टार्ट की होगी। पहले लोग जंगलों में रहते थे तो वहीं पर खाते पीते, सोते, नहाते धोते थे, फिर उनके द्वारा खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी गई, तो यहाँ पर फिर उनके द्वारा चीजें आगे बढ़ी, तो फिर उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई, और फिर उसके बाद में उसको बेचने लगे, टर्सरी सेक्टर स्टार्ट हो गया। पर लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी सेक्टर पर हम लोगों ने जंप किया है, तो सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने गायब कर दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में है नहीं है। और सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है यहाँ पर, वो मिलती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, यानी कि जो जॉब का जो सबसे ज्यादा जो एक तरीके से ग्रोथ होता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में होता है। तो हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सर्विस सेक्टर से। हमारी जो जीडीपी के अंदर आप लोग बात करेंगे, और सर्विस सेक्टर में इंसान कैसे चाहिए? वो चाहिए स्किल्ड फोर्स चाहिए, यानी कि जिसके पास में कोई स्किल हो। टीचिंग कौन कर सकता है? जिसके पास में नॉलेज हो, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो लॉयर है, तो वो एक तरीके से प्रॉपर प्रोफेशनल होगा, ठीक है। इसी के साथ में कोई मैकेनिक है, वो प्रॉपर एक स्किल जानता होगा। पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? कुछ भी प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है तो उनको एक हल्का सा एक गाइडेंस दे दिया तो वहां पर आराम से इंसान जो है वो काम कर पाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री, रोड डेवलपमेंट करना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, वहां पर आप लोगों को कई बार लेबर का जरूरत पड़ती है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इंप्लीमेंट जनरेट होता है तो यहाँ पर होता है। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये बोला जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस का ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जॉब नहीं मिल पा रही है, पर लेकिन जीडीपी का ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो यहां पर जे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिस एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं वहां से ग्रोथ निकल कर आ रहा है, और वहां से ग्रोथ काफी ज्यादा आ रहा है, पर लेकिन जॉब ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रही है। चाइना में और यूएसए में, जापान में, साउथ कोरिया में, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वहां पर जो भी ग्रोथ निकल कर आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल कर आता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पर, इनके द्वारा काफी काम किया गया, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों को मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये इस तरीके के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जो उनके द्वारा काम किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर दबाकर अपना काम किया गया है, तो इसीलिए ये वाला सेक्टर जो है आप लोग काफी ताकतवर वहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बोला कि हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर हमारी कंट्री में ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर लेकर आए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। बताइए किस साल में स्टार्ट किया गया था? अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री में जो है वो जॉब यानी कि इंप्लीमेंट का जनरेशन किया जा सके। ये इसीलिए बेसिक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। और नॉर्मल कंट्री ने पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप किया है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी पे उनके द्वारा जंप किया गया, तो उनकी कंट्री एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ी है। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे जंप करके इसको बढ़ा लिया है, पर लेकिन ये वाला रह गया। और इसमें क्या काम किया? रॉ मटेरियल सीधा सीधा हम लोगों ने कहीं जापान को भेज दिया, कहीं चाइना को भेज दिया, कहीं यूएसए को भेज दिया, और फिर बने बनाए सामान लाकर हम लोग अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया?
हमारे देश में जब सामान नहीं बनेगा तो हमारे देश के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिली। अब थोड़ा सा उसमें चेंज किया जा रहा है, अब थोड़ी सी उसमें चीजें जो है वो सही पैटर्न पे लाई जा रही हैं। अब हमारी देश जो है अब आकर थोड़ा सा जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है। हालांकि अभी भी आप लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही अच्छा हो गया, काफी अच्छे लेवल पर काम चल रहा है, पर हाँ स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो एक अच्छी बात है। डिफेंस में हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उसमें अपने आप काम कर रहे हैं। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए, हालांकि उस पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने चीजें थोड़ी करनी स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर उस लेवल पर नहीं बढ़ पाई हमारी जितनी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। इसी के साथ में सबसे खतरनाक चीज होती है किसी कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जितने पढ़े लिखे लोग, जितनी स्किल्ड लेबर फोर्स, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा अच्छी जितने हेल्दी लोग। इसीलिए आप लोगों ने सब सुना होगा जिसको आप लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो कैपिटल बन गया है। और वो कैपिटल कैसे बनता है? जब एक इंसान को अच्छा इंप्लॉयमेंट यानी कि अच्छी जॉब मिल जाती है, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, उसको एजुकेशन जो है वो अच्छी मिल जाती है, तो फिर जाकर इंप्लॉयमेंट करता है यानी कि जॉब करता है और उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। मतलब क्या हो गया? यानी कि मान लीजिए आज की डेट में मुझे एजुकेशन मिली, सबसे पहले तो मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मुझे एजुकेशन अच्छी ले पाऊंगा मैं। जब मैं एजुकेशन अच्छी ले पाऊंगा तो आगे चलकर मैं इंप्लॉयमेंट भी कहीं ना कोई काम कर पाऊंगा। यानी कि आज की डेट में जैसे मैं मान ली कहीं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां से मेरी अर्निंग आ रही है, तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो कंट्री में डेवलपमेंट में मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। तो यहां पर लोगों से यानी कि जनता से निकल कर ये आएगा जब जनता की अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा उनको इंप्लीमेंट मिलेगा। तो ये जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये उन देशों का काफी अच्छा है जिन देश की जीडीपी काफी अच्छी है, उन देश की पर कैपिटा काफी अच्छी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। इसीलिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे देश में रहते थे वो हमारा देश छोड़कर जो है उन देशों में चले गए, दूसरे देशों में जहां पर लाइफ स्टाइल जो है काफी अच्छा है। तो यहां से ये सारी रीजन निकल कर आती है। कल को चलकर अगर हमारी कंट्री डेवलप हो जाती है, हमारा लाइफ स्टाइल उतना शानदार हो जाता है, तो दूसरे देश के लोग भी जो है वो हमारे देश में रहने के लिए आएंगे, हमारे देश में लाइफ स्टाइल जो है वो इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है ये भरने की कोशिश की जाएगी 2047 तक का। इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे, जैसे मैंने बताया कि कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में आप लोगों से बात करें, तो यहां पर लो इनकम कंट्री हो गया, लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो गया, अपर मिडिल इनकम कंट्री हो गया और हाई इनकम कंट्री हो गया। तो हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने बोला अभी हम लोगों का लगभग $2000 के करीब है, ठीक है। तो $2000 में पाकिस्तान भी हमारी साइड में रहेगा, इंडिया भी यहीं पर है और बांग्लादेश भी यहीं पर है, ठीक है। बांग्लादेश की हमसे ज्यादा है यहाँ पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन काफी कम है हमारे कंपेयर में। सोमालिया 450, अफगानिस्तान 500, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जाम्बिया लगभग 1400। तो अगर 1085 से नीचे है तो उसको आप लोग लोअर इनकम कंट्री बोलेंगे। अगर 1086 से लेके 4255 यानी कि 4255, तो ये आप लोगों को लोअर मिडिल इनकम कंट्री देखने को मिलेगा। अपर मिडिल इनकम कंट्री का मतलब है कि यहां पर आप लोगों को 4000 से लेके 13000 तक का जो निकल कर आएगा ये अपर मिडिल इनकम में। और हाई इनकम कंट्री में आप लोगों को 13205 तक, इससे ऊपर जाएगा, जो कि मैंने बताया ना अभी 62,000 यूएसए का है, ठीक है। और चाइना का कितना है? चाइना का मैंने अभी आप लोगों को बताया लगभग 9000 के करीब है। तो चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये आप लोगों को अपर मिडिल इनकम कंट्री में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर यूके का अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 45, यूएसए का मैंने लगभग आप लोगों को कितना बताया था 62, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 70 के करीब पहुंच रहा है लेटेस्ट डेटा अगर आप लोग बात करें। यहां पर नॉर्वे के बारे में अगर आप लोग बात करें तो नॉर्वे का आप लोगों को देखने को मिलेगा 84,000, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जब कोई इंडेक्स निकाल के लाते हैं ना, तो नॉर्वे जैसी कंट्री जो है आपको सबसे टॉप पर नजर आएगी। नॉर्वे कहां है? ये एग्जैक्ट कंट्री आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, अगर कोई भी इंडेक्स आप लोग उठाकर देखोगे, हेल्थ के बारे में बात कर लें, एजुकेशन के बारे में बात कर लें, यहां पर लोगों की जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में आप लोग बात करोगे, तो ये वो कंट्री है जो सबसे टॉप पर आप लोगों को नजर आएंगी। इनका लाइफ स्टाइल जो है काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि यहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो हर एक इंसान पर एक जैसा लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का मन है एक पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने का, ठीक है। वो गाड़ी है मान लीजिए नैनो, वही गाड़ी आप लोग खरीदनी है, ठीक है। आप लोगों को खरीदनी है और वही गाड़ी जो है कल को मान लीजिए टाटा वाला खरीदे या कोई मान लीजिए मोदी जी खरीदे वही गाड़ी, ठीक है। वही गाड़ी अंबानी वाला खरीदे, तो नैनो का प्राइस 1 लाख है, कोई भी खरीद लो वो 1 लाख ही जाएगा। उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है जितना भी लग रहा है वो उतना ही लगेगा, चाहे कोई अमीर खरीदे चाहे कोई गरीब खरीदे।
तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जो अमीर कंट्री है वहां पर इनकम टैक्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं कि डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्यों? क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। पर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स है। दूध का पैकेट कोई भी खरीद ले, अंबानी खरीद ले चाहे आप लोग खरीद लो, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा। तो ये एक तरीका रिग्रेसिव टैक्स हो गया, यानी कि करोड़ों कमाने वाला भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है और बेसिकली कुछ भी नहीं कमाने वाला जैसे तैसे जिंदगी जीने वाला भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं। डीजल पेट्रोल आप लोगों की गाड़ी में भरा जा रहा है, सेम डीजल पेट्रोल जो है अंबानी की गाड़ी में भरा जा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो आप लोगों को इक्वल पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अंबानी की गाड़ी में जो डीजल भरा जाएगा उसके ऊपर वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है और डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, क्योंकि अमीरों पर जो है कम लगता है, अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो जितनी भी अमीर कंट्री है, जो नॉर्वे वगैरह, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई, यहां पर सब जगह आप लोगों को प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए ये कंट्री जो है ये काफी ज्यादा डेवलप कंट्री कैटेगरी में आती है। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है इसका, उसमें कई सारे डाउट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर एक उदाहरण लेकर दिया गया है, जैसे चाइना है, चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है क्लोजर टू नॉर्वे देन सोमालिया, यानी कि चाइना का पर कैपिटा इनकम 26 टाइम ज्यादा है सोमालिया से, यानी कि सोमालिया से 26 गुना ज्यादा है। जबकि अगर बात करें यहाँ पर नॉर्वे जो है वो जस्ट 7 टाइम्स ज्यादा है चाइना से, पर लेकिन फिर भी चाइना को जो है वो डेवलपिंग कंट्री का टैग दिया गया है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो ट्रांजिशन के फेज में रहती हैं, जैसे कि इनके द्वारा यूएसए, यूके, नॉर्वे है, ये डेवलप कंट्री की कैटेगरी में यहाँ पर इनको रखा गया है। बाकी सारी कंट्री, कई सारी ऐसी जो है ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप कंट्री है, वो ट्रांजिशन के फेज में, उसके बारे में क्या किया जाए, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर यूक्रेन है, यूक्रेन का पर कैपिटा जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया 4120, ठीक है। तो ऐसे बात करें ए थर्ड टू द चाइना, ठीक है। पर लेकिन अगर ट्रांजिशन की बात करें रेदर देन डेवलप कंट्री के बारे में बात करें तो यहां पर एक कंफ्यूजन रह जाता है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप लोगों ने रख दिया कि ये है यहां पर पॉपुलेशन, इसका पर कैपिटा इनकम ये है, इसके बेस पर आप लोगों ने इसको डिसाइड कर दिया। जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं यूक्रेन को आप लोगों ने ट्रांजिशन में रख दिया, जबकि चाइना आप लोगों ने डेवलपिंग कंट्री में रख रखा है। तो यहां पर ये फंडा निकल कर आता है, यानी कि एग्जैक्ट एक्यूरेटली आप लोग नहीं बता सकते कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। आप लोग बीच में जो ग्रे स्पेस रह जा रहा है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि यहां पर ये क्राइटेरिया सही नहीं है। यहां पर जब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो इंडिया कहां पर रखा हुआ है आप लोग देखते हैं। यहां पर नॉर्वे हो गया, यहां पर यूके हो गया, यहां पर यूएसए हो गया, चाइना हमसे ऊपर हो गया। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गई बात यहां पर, जहां एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कैपिटा के बारे में, तो हमारी कंट्री आप लोग काफी नीचे देखने को मिलेगी, इंडिया, ठीक है। यहाँ पर चाइना हो गया, ये यूके, यूएसए और ये नॉर्वे आप लोग देखते हैं। तो यानी कि अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये अलग ही तरीका यहाँ पर नजर आएगा, जिसके बेस पर ये डिसाइड करना कई बार ये रहता है कि किस तरीके क्राइटेरिया आप लोग फॉलो कर रहे हो। अब आप लोग अपनी कंट्री को देखिए, हमारी कंट्री जो है वो बोथ यानी कि डेवलप कंट्री से और इसी के साथ में डेवलपिंग कंट्री से भी काफी ज्यादा आप लोगों को, कई सारी डेवलपिंग कंट्री उनसे काफी पीछे नजर आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट इकोनॉमी के नाम पर, तो हम लोग 6ठे नंबर पर हैं, लगभग 5वें पर भी आ जाएंगे जल्दी। पर लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो हम लोग बांग्लादेश से ही पीछे बैठे हुए। तो यानी कि ये जो क्राइटेरिया है ये सेट ही नहीं बैठता है किसी कंट्री में, कौन कंट्री कहां पर है। तो आप लोग यहां पर देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए यहाँ पर। तो पर कैपिटा कौन सी कंट्री कितना है तो उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, तो पॉपुलेशन का पूरा खेल हो गया। चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 गुना ज्यादा लगभग है, ठीक है। यूके का ऑलमोस्ट जो है 33 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो इससे आप लोग देखते हैं कि डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक क्राइटेरिया हर एक कंट्री पर सेट बैठाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें इनइक्वलिटी के बारे में, तो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में तो इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है कई सारे एरिया में। तो लाइफ एक्सपेक्टेशन बर्थ जो है वो हमारा 40 से यहां पर 1947 में लगभग 40 था, एवरेज की 40 साल इंसान जीता है, पर लेकिन अभी फिलहाल 70 हो गया है, ठीक है। इंडिया ने कई सारे एरिया में और काम किया है। एजुकेशन इनरोलमेंट में 3 गुना ज्यादा हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पे। यानी कि पहले जो एजुकेशन लेवल हुआ करता था उसके कंपेयर में हमारे देश में एजुकेशन लेवल काफी अच्छा हो रहा है। स्टार्टअप हमारी कंट्री में इतने सारे अभी नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो गए और कई सारे स्टार्टअप जो है रिसेंटली अभी यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न मतलब यानी कि जो लगभग आप लोग बोल सकते हैं $1 बिलियन से ज्यादा उनकी वर्थ हो चुकी है, यानी कि 7 से 8 हजार करोड़ रुपए उनकी जो है वर्थ हो चुकी है। तो उनको आप लोग यहाँ पर कैसे कंपेयर करके चलते हो, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है यहाँ पर।
अगर कोई आप लोगों से हमारे देश के अचीवमेंट पूछने लगे कि अब तक हमारे देश के अचीवमेंट कितने रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। याद है ना, जब जीरो दिया भरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो कई बार कई सारे लोग आप लोग इंसल्ट करने बैठ जाते हैं कि हमारे देश ने किया ही क्या है, हमारे देश में है क्या। तो आप लोग नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे याद रख लेते हो, पर देश के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को याद नहीं आते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देश जो है अगर बात करें 1950 में लगभग 2.79 लाख करोड़ आप लोगों को यहाँ पर हमारी जीडीपी देखने को मिलती थी। ठीक है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ये बढ़कर आप लोगों को 2021-22 में 147 हो चुकी है लाख करोड़। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें लगभग आज के डेट में 3.17 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी देखने को मिलेगी, जो जल्दी ही बात की जा रही है कि 5वें नंबर पर हम लोग आ जाएंगे दुनिया में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। फॉरेक्स रिजर्व जो है 911 करोड़ आप लोगों को यहां पर देखने को मिला करता था। ठीक है, 1950 में। अभी यहां पर आप लोगों को यहां पर ये देख सकते हैं, ये आप लोग यहां पर नंबर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि कहां 911 करोड़ और कहां यहां पर ये इतना बड़ा डेटा। तो 5th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड में आज के दिन में हमारे पास में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। फूड प्रोडक्शन में अगर बात करें 50 मिलियन टन हुआ करता था, 316 मिलियन टन यहां पर हो चुका है आज के डेट में। तो ये हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन का आप लोगों को देखने को मिलेगा डेटा जो सामने निकल कर आ रहा है। स्पेस के मामले में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दुनिया में हम लोग दूसरी कंट्री से जाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च किया करते थे। आज हम दूसरी कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी काफी सस्ते में दूसरी कंट्री कंपेयर में। लिटरेसी लेवल जो था 1951 में 18 था, अभी फिलहाल के टाइम पर 78 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फीमेल लिटरेसी रेस में भी 8.9 का इंप्रूवमेंट होता जा रहा है यहाँ पर टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंट्री में वुमेन को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया ना यहाँ पर, ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने एक इकोनॉमी का पूरा सेक्शन आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। यहाँ पर मैंने आप लोगों का पूरा जो वर्ल्ड जो यहाँ पर एक तरीके से जो लीस्ट डेवलप, लोअर इनकम या अपर इनकम, हाई इनकम कंट्री क्या है वो बता दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों को वो बता दिया। तो इसी के साथ में यहाँ पर डेफिनेशन किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे यहाँ पर किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, एक पूरा मैंने आप लोगों को डेटा बता दिया, जो कि आप लोग एक अच्छा आंसर, अच्छा इंटरव्यू में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, अच्छा आप लोग निबंध लिख सकते हैं। कई जगह आप लोगों से यहाँ पर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको सहज कर रख लेना अपने पास में, क्योंकि ये बहुत काम आएगा जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे। और डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी यहां से बन जाते हैं स्टेटमेंट बेस। यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पर एक इसी तरीके के लेवल पर, हालांकि थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पर लेकिन क्वेश्चन आसान है। बोला गया कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जो जीएनपी है, ठीक है, ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, वो बोला है कि डू नॉट कैनोट, कैनोट का मतलब होता है एक तरीके से बतलाना किसी चीज को या फिर जताना। ठीक है, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये चीजें बढ़ रही है, पर लेकिन तब तक आप लोग इसको नहीं बोल सकते हैं जब तक कि यहां पर क्या नहीं होगा, जब तक कि आप लोग पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। यानी कि जब तक देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तब तक आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ काफी अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रही है, शानदार तरीके से हमारी कंट्री की जिंदगी जो है वो आगे चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनसे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगी तो फिर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है काफी शानदार था। आर्टिकल के पूरा एक तरीके से एक आप लोग पूरा डेटा एनालिसिस बोल सकते हैं यहाँ पर, जिनसे कईयों बार एग्जाम में दुनिया भर के क्वेश्चन निकल चुके हैं। तो सारी चीजें अपने पास में रखिएगा और इसको टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग, 1 सेकंड लगती है। और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नॉर्मली अगर बात करें ऐसे कई सारे आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये आर्टिकल पीआईबी के अंदर भी काफी अच्छे से कवर किया गया है। तो जहां जहां पर भी जो जो इंपॉर्टेंट सोर्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और जहां जहां से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। अभी हमारा देश जो है कोविड-19 के टाइम पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करता हुआ आगे बढ़ा। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने अच्छी की, जैसे कि हम लोगों ने खुद अपनी कंट्री में दवाइयाँ डेवलप करने स्टार्ट कर दिया और दूसरी कंट्री को भी ले जाकर हम लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि दुनिया में टॉप पर हम लोग पहुंचने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारी कंट्री में सारी चीज़ें हमारी कंट्री की होनी चाहिए ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो अभी हमारी कंट्री में
बात की जा रही है कि जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। और ये डॉक्टर जो मनसुख मांडविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा ये बोला गया जो कंपनी से कि वो आगे निकल कर आए और इस एरिया में अच्छे से काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उससे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हम लोग कैसे अपनी कंट्री में जो है आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं दवाइयों की। और दवाइयाँ जो हैं वो हमारी पार्ट का काफ़ी, हमारी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो चुकी हैं। हर एक इंसान जो है आज के डेट में कोई ना कोई दवाई खा रहा है। आप लोग अपने घर पर आसपास में देख सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर भी कोई ना कोई दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी परमानेंट दवाई खाने लग जाते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या फिर इसके अलावा कई भी और ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है जो चलती रहती हैं लोगों की। कई सारी स्किन की बीमारी कई सारे लोगों को होती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग की दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। तो क्यों ना हम लोग अपने ही देश में सारी दवाइयाँ बनाएं और अच्छे लेवल पर काम किया जाए और लोगों को हेल्थ के मामले में भी आगे लेकर चलें। तो उसी के ऊपर यहाँ पर अभी जो एक पर्टिकुलर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्कीम स्ट्रेंथन करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो यहाँ पर कन्वेंशन है सेंटर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है मनसुख मांडविया साहब के पास में वो दो है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल होगी और डायरेक्ट आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को बढ़ाना है। ये तो आप लोगों को पता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पर लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ोगे, आप लोग अपना बेसिक क्लियर करोगे, अपना सिलेबस उठाकर देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, तो तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं, तभी आप लोग उनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ पाओगे। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग हैंडल अच्छे से कर पाओगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो बातें बोली जा रही है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तभी रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे हमारे देश में बात करें कैसे हम लोग अपनी कंट्री में एक ढांचागत विकास कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कैसे रिवोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। तो आज की डेट में जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो प्लांट्स में हम लोग इनको बना रहे हैं, क्या क्या हम लोग आज के डेट में चीजें लेकर चल रहे हैं, क्या क्या हम लोग पावर स्टीम लेकर चल रहे हैं, उनमें सब में चेंज आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर ड्रग पार्क हम लोग बनाए वहां पर, यानी कि वहीं पर ही दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, वहीं पर ही उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कई अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो भी वहां पर कम की जा सकती है। आप लोग ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री जो है वो ब्रेड बनाती है, यानी कि एक तरीके से वो ब्रेड का काम करती है, पर लेकिन जिस एरिया में वो इंडस्ट्री लगी हुई है वहां पर आसपास में कोई भी गेहूं की खेती नहीं करता है, यानी कि कोई भी वहां पर वीट नहीं उगाता है। तो उस इंडस्ट्री के अंडर में पहले तो रॉ मटेरियल जो कि वीट है वो लाने के लिए हम लोग को दूर से काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर काम होगा। पर लेकिन सोचो वो इंडस्ट्री ऐसे एरिया में लगा दी जहां पर वीट जो है उसकी भरमार होती है, यानी कि गेहूं जो है काफी मात्रा में उगाया जाता है, तो इस इंडस्ट्री से आसानी से काम कराया जा सकता है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि कैसे आप लोग इस तरीके का सिचुएशन डेवलप करो ताकि आसानी से वहां पर काम हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है और इसी के साथ में ग्लोबल लेवल पर भी सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है, इंसेंटिव देने की बात की जा रही है ताकि दो चीजों पर फोकस किया जा सके, एक तो है क्वालिटी और दूसरी है कॉस्ट। अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाई और अच्छी एक तरीके से कॉस्ट रहे, अच्छी कॉस्ट का मतलब सब लोग उसको खरीद सकें, ऐसा नहीं कि ऐसी महंगी दवाई है कि कुछ ही लोग उसको खरीद पा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यानी कि जैसे मैं बोलता हूं एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एक तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरी अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो यानी कि ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तब यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन है। और इसका सर्टिफिकेशन यहां पर दिया जा रहा है WHO के द्वारा, जिसको WHO GMP बोला गया है। तो ये सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो जिससे यहां पर चीजें सुधर सकती हैं। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके इस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है अच्छे लेवल पर यहाँ पर। इसके चलते सिडबी जो कि यहाँ पर आगे आ रहा है, एक कंसल्टेशन के रूप पर स्कीम को कैसे लेकर चलना है, तो ये भी काम किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग काम करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर, तो हम लोग को प्रॉपर एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो कि हमारी कंट्री में लाई गई है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। ये क्या होते हैं अभी समझिए थोड़ा सा। आज की डेट में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कोई दवाई ले ली जैसे डोलो जो है वो किस तरीके कौन कौन से प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होती है, वो सारा का सारा मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। कई बार चाइना जैसी कंट्री से हम लोग ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर लेकिन अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग यहाँ पर ये चीजें बनाने लगे
तो मेक इन इंडिया, हम लोग इंपोर्ट का जो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में होना चाहिए, अपनी ही कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट करें, ठीक है। ड्रग्स की सिक्योरिटी अपनी ही कंट्री में हम लोग रखें, बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह कि अपने ही देश में बनाई गई दवाइयाँ जो है हम लोग अपने ही रॉ मटेरियल से बनाएं, अपने ही देश से मैन्युफैक्चर करके अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग बनाएं। तो इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर करा रही है, इंसेंटिव यहाँ पर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते काफी फायदा देखने को मिलेगा और इसके चलते आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जब छूट मिलती है तो इंसान को और काम करने का मन करता है। आप लोग ये सोचो कि एक किसान है, खेतों में उसको गेहूं उगाने हैं, वीट उसको उगाने हैं, और गवर्नमेंट ने बोला कि नॉर्मली तुमका वीट उगाने का जो किराया है, मतलब जो खर्चा है तुम्हारा, वो 500 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम तुमको यहाँ पर 200 रुपये जो है हम दे दें और 300 रुपये तुम लगाओ, तो यहाँ पर कैसा रहेगा? तो किसान का और मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए 5,000 है और गवर्नमेंट बोलने लगे 2,000 हम देंगे तुमको, ठीक है, तो किसान जो है वो खुशी खुशी वहां पर काम करेगा। पर लेकिन अगर सारा का सारा किसान ही लगा रहा है वहां पर और ऊपर से जब बेच रहा है उसको मार्केट में जाकर तो 4,000 का बेचा जा रहा है, तो यानी कि 1,000 रुपये का उसको नुकसान हो गया। नेक्स्ट टाइम किसान खेतों में उगाएगा क्या? उसको उगाने का ही नहीं है। किसानों ने खेतों में गेहूं उगाना बंद कर दिया, हमारी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करने लगेगी गेहूं। सोचो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो सेम काम आप लोग यहां पर दवाई के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में काम किया जाए। और इसके चलते जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जिसको एमएसएमई आप लोग बोलते हैं, एमएसएमई बेसिकली होता क्या है, इसके लिए डेफिनेशन है आप लोग के सामने यहाँ पर। पहले इसकी डेफिनेशन थी, अब फिलहाल डेफिनेशन जो इसकी रिवाइज कर दी गई है, ठीक है। पहले ये पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी, अब फिलहाल ये डेफिनेशन है जो कि रिवाइज। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक जगह ला दिया गया है, पहले वहां पर ये अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अब यहाँ पर क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक का, तो ये माइक्रो में आ गया। अगर यहाँ पर 10 करोड़ और 50 करोड़ है तो ये स्मॉल में आ गया, और 20 करोड़ और 100 करोड़ है तो यहाँ पर ये आप लोगों को मीडियम में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में अगर हम लोग यहाँ पर कल कोई इंडस्ट्री काम में लेकर आते हैं, खासकर अगर ये, तो काफी फायदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि जनधन अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर और अच्छे से लेवल पे काम करेंगे, मार्केट की एक्सेस लोगों को मिल जाए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन यहाँ पर हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जा रहा है, क्रेडिट जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है कि कई सारे तो ये बोले कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को आराम से लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सिचुएशन जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे और हमारी कंट्री में हम लोग खुद अपने देश में इनको मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले। और जैसे हम लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, अपने देश में हम लोगों ने इंडस्ट्री क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे ही देश के लोग जो है हमारे ही देश में प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे ही देश के लोग खरीद रहे हैं, तो बाहर पैसा जा ही नहीं रहा है, हमारे ही देश में सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो इससे अपने ही देश में आप लोगों को एक शानदार तरीके का ग्रोथ यहां से नजर आएगा और उसी ग्रोथ के ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है यार जिससे आप लोग, ऐसा नहीं कि मैंने तो आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, अब किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर ये 5 गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है ये हर एक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाएंगे जो इस एरिया में आकर काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना, मार्केट एक्सेस होना, सबको मार्केट चाहिए, ठीक है, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए, तो ये सब जगह आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल या फिर खाका तैयार करना और फिर उसी को सेट कर आप लोग अपने आंसर भी लिख सकते हो। तो इस तरह के फ्रेमवर्क आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें रटनी नहीं है, सब चीजें आप लोगों को फ्रेमवर्क में ढाल दोगे तो एग्जाम में बैठकर आसानी से याद आएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ओनली 7 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। उसमें सोचना भी है, समझना भी है, स्ट्रक्चर भी तैयार करना है और लिखना भी है, तो तब जाकर आप लोग यहां पर सिलेक्शन ले पाते हो। तो एक हाई लेवल पर अपने माइंड को आप लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के राइटिंग में। और जब तक राइटिंग में मार्क्स नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। प्रीलिम्स क्लियर कर लेना कितना भी, सिलेक्शन तभी होगा जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ये एक स्किल है जो आप लोगों को आसानी से आराम से डेवलप करनी पड़ेगी। और लिखना स्टार्ट करो, जो भी मन में आता है पहले अपना नॉर्मल तरीके से चीजों को लिखना स्टार्ट करो। पहले तो अपनी बेसिक किताबें खत्म कर लो, जैसे कि एनसीईआरटीज वगैरह हो गई, ठीक है। जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करो उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा राइटिंग करना स्टार्ट करो, उससे पहले नहीं कि बस हाँ उठे और राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग कुछ लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कोई फोल्डर ही नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये काफी लंबे समय तक पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, तब जाकर आप लोगों को बता पा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर से होकर आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, अपने काम को प्रॉपर वे में करना है आप लोगों को।
फिर से जो कोई स्कीम है उसके कंपोनेंट है डायरेक्ट यहाँ पर कि एक तो असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी जो है उसके तहत यहाँ पर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसी के साथ में टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन मिले यहाँ पर, जिसको यहाँ पर APICF बोला गया, इसको PIUAS बोला गया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि और अच्छे लेवल पर काम किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, सर्वे और रिपोर्ट वगैरह रहेंगे, तो यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा, तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह है कि अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बन जाएगा इस फील्ड में, यानी कि हम लोग जो बाहर से खरीदते थे अब दुनिया को बेचेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ अगर रहेगा यहाँ पर तो ये प्रॉपर पैटर्न वे में इंडस्ट्री बढ़ती नजर आएगी, तो काफी इंप्लीमेंट भी जनरेट होगा। और इसी के साथ में जो डिमांड है वो हम लोग अपनी ही कंट्री में अपने ही इससे कंप्लीट कर पाएंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। तो डिमांड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन में भी हम लोग खर्चा करेंगे और फ्यूचरिस्टिक आइडिया आएंगे। कल को चलकर, अभी कोरोना है, कल को मोरोना, टोरोना, गोरोना, पता नहीं क्या क्या आ जाए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो प्रमोशन ऑफ द बल्क ड्रग पैक जो यहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई जा रही है, इसके चलते काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर इसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, खासकर कई जगह से एक तरीके से हब बन चुके हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। शायद एक बद्दी वाला रीजन है, आई थिंक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर काफी ज्यादा दवाइयाँ मैन्युफैक्चर की जाती है। तो हमारे देश में कई सारे ऐसे हब बन रहे हैं जिसमें दवाइयों को मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो दवाई के बारे में बात कर ली, MSME के बारे में बात कर ली, किसके चलते हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या एक इनिशिएटिव है उनके बारे में बात कर ली। तो कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। तो पूछे क्या, मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर APICF, PTUAS और इसी के साथ में PMPDS, तो इसके बारे में, इसके जो एम सबके पूछे गए यहाँ पर, एम क्या है इनका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है ये आप लोग को बताना है, 1 2 3 ऑल 3 या फिर नन, तो ये बताना है यहाँ पर। तो APICF यानी कि एम टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल क्लस्टर कैपेसिटी, PIUAS यानी कि PTUAS यानी कि एम टू फैसिलिटेट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर इसमें बोला गया एम टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस। तो सही आंसर क्या है? तो इनका सबका आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनके सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इसको स्लाइड को एक बार आप लोग गो थ्रू होइएगा, सारा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करने कि उसके एंड में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसका आंसर आप लोग दे सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि ये टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, और तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, वरना सारी चीजें सुनोगे और भूल जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि उसके टॉपिक के एंड में प्रैक्टिस जरूर किया करो, अगर चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रखना चाहते हैं। वरना दुनिया भर की चीजें आप लोग पूरे दिन में सुनते हो, कितनी आप लोग को याद रहती है, ये सोचो 1 मिनट के लिए बैठकर। वीडियो सुनते रहोगे, निकलती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें नहीं याद रहने वाली है यार। तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोग ढंग से चीजों को तभी रख पाओगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलते हो कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, जरा सा भी अगर फोकस देकर चलोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आई होप कि माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना जरूर और फीडबैक जरूर देना, ठीक है। दोस्तों, देश में मणिपुर के अंदर में जो घटना घटी उसने सबका दिल जो है वो दहला दिया, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त नज़र आया। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे संज्ञान लिए, शू मोटो एक्शन लिए। शू मोटो एक्शन का मतलब होता है कि कोई बिल्कुल भी केस लेकर कोर्ट के पास में नहीं गया, उसने अपने आप ही न्यूज़ को देखकर एक्शन ले लिया कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है समाज के अंदर में, कि यहाँ पर बेसिकली पराकाष्ठा पार हो चुकी है। अगर देखा जाए समाज के अंदर में एक पर्टिकुलर लड़की को, औरत को नंगा घुमाया जा रहा है वहां पर। तो चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, ऑल वुमेन कमेटी बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर इन सब चीजों को देखा जाएगा। और फॉर्मर हाई कोर्ट के जज हैं जो कि यहाँ पर इसको बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे, कैसे मणिपुर के अंदर में जो सिचुएशन देखने को मिले, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम लोग एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो जस्टिस गीता मित्तल है वो यहाँ पर इसको हेड करेंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट इतनी न्यूज हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर जस्टिस गीता मित्तल जो है उसको हेड करेंगी। तो यहाँ पर जो कमेटी है वो सुपरवाइज करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर सारे काम चल रहे हैं। मानी कि वो जो लड़की है जो वहाँ पर उनके साथ में दुष्कर्म हुआ, तो उनको सबको किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है, यानी कि उनको किस तरीके से सहायता दी जा रही है, उनका रिहेबिलिटेशन किस तरीके से किया जा रहा है,
उनको रिस्टोरेशन एफर्ट कैसे लगाया जा रहा है, यानी कि रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि एक इंसान, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में हम लोग बात करते हैं, जैसे गटर साफ करने वाले कई सारे लोग होते हैं, उनकी जान चली जाती है गटर साफ करते करते, तो वहां से उनको हटाकर किसी ऐसी जगह लेकर जाना जहां पर वैसा काम देना जहां पर उनकी जान न जाए। तो ये एक तरीका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हो गया, वहां पर उनको एक काम प्रोवाइड कराना जहां पर वो अपने परिवार का पेट पाल सके। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि फिर से उनको दूसरी जगह जाकर कहीं से अच्छी जगह उनको रखना, और होमलेस है तो उनको होम प्रोवाइड कराना और एक तरीके से चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना। तो यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। रिटायर्ड जो महाराष्ट्र की कैडर आईपीएस ऑफिसर हैं, देखो सबको जो अच्छी एक तरीके से बोल सकते हैं पोस्ट पर जो वुमेन है उनको सबको निकाल कर लेकर आया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनका नाम है दत्तात्रेय जो पारसिलिगर, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ओवरसी करने के लिए बोला गया इन्वेस्टिगेशन जो रजिस्टर की गई है मणिपुर में, खासकर वायलेंस के तौर पर कौन कौन सी जो यहाँ पर केस रजिस्टर किए गए उनको ध्यान से देखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोएक्टिवली यहाँ पर सारी चीज़ों को देखेगा जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं मणिपुर के अंदर में, और क्या कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से की जा सके। क्योंकि किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर में बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कभी भी 2 महीने तक, इतने लंबे समय तक इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिल सकती हैं। तो ये बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मणिपुर में ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भी दंगे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं वहाँ पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसमें, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इतना ताकतवर मशीनरी होता है स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी तरीके से चुटकियों में उसको बेसिकली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है खासकर इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ताकि कल को अगर क्वेश्चन पूछें तो आप लोग के मन में कंफ्यूजन न हो, ठीक है। हमारे कंट्री में जो मणिपुर है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। आप लोगों को ये बताना है कि कितने राज्य उसको टच करते हैं। देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, ठीक है। साइंस की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगी जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसके बारे में बात की जा सकती है। आप लोगों के घर में इंटरनेट चलता है, वो कैसे चलता है? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप लोग जो है कोई आप लोगों ने राउटर वगैरह वाईफाई बेसिकली लगा रखो अपने घर के अंदर में, या फिर आप लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर चलाते हो। पर लेकिन यहाँ पर इलोन मस्क ने क्या किया कि जहाँ पर नॉर्मली आप लोगों का जो वैसा वाईफाई न पहुँचे, जो एक तरीके से लाइन वाला, या फिर कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो, तो वहाँ पर दुनिया भर में इतने सैटेलाइट बेसिकली जो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर छोड़ रखे हैं, ताकि कोई कहीं भी बैठकर आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके। यानी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी। यानी कि जहाँ पर भी सूरज की किरणें तक नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पर भी एक कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, जो कि इलोन मस्क का है। और बोला ये गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में जिस तरीके से इलोन मस्क ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया है, 7500 सैटेलाइट के करीब यहाँ पर ये छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर आसानी से स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। पर लेकिन सोचो, जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेट बैन कर दिया और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, और वहाँ पर भी कोई ऐसी सर्विस अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो कितनी बुरी दिक्कतें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो एक तरीके का खतरा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल तरीके का इंटरनेट रहता है, जैसे कहीं भी कोई इशू हुआ तो जरा सी देर में उसको बैन कर दिया, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी टफ पड़ जाती हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक आज के डेट में जो MNCs हैं वो इसीलिए दुनिया भर में रूल कर रही हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई हैं, वो एक देश में नहीं है, वो अलग अलग देश में हो गई हैं। तो कई बार तो कई सारी सरकारें जो हैं वो इनके सामने झुकती हुई नजर आती हैं। ये भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे स्टार लिंक के बारे में बात करें तो रसिया और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी तो स्टार लिंक ने जो है कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करा है यहाँ पर। उस टाइम पर रसिया और यूक्रेन की वॉर के ड्यूरेशन में जब सारे इंटरनेट जो है वो बंद हो गए। इसी के साथ में जब ईरान के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने सारे इंटरनेट शट डाउन कर दिए, बट स्टारलिंक जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा था। एक्टिव प्रोटेस्टर जो यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे थे सिक्योरली, इनके एक तरीके सीक्रेटली, यानी कि एक तरीके से सरकार जो है चाहकर भी यहाँ पर चीज़ों को नहीं रोक पा रही थी। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में स्टारलिंक जो है वो एक कहीं ना कहीं ऐसा दिखने की कोशिश की जा रही है कि कल को ये मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं भाई साहब अपनी दादागिरी चलाकर यहाँ पर। तो इस तरीके से कैसे लेकर चला जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इस तरीके के प्रोजेक्ट नजर आते हैं। और जहां इसने इंटरनेट प्रोवाइड कराना है वहां पर ये प्रोवाइड कराएगा, जहां प्रोवाइड नहीं कराना है वहां प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो कंपनी की मोनोपोली हो गई ना, सरकार की नहीं, सरकार की चली नहीं रही वहां पर, यानी कि उसके देश में खुद उसी की सरकार की चुनी ही सरकार की नहीं चल रही है।
तो ये तो खतरा भी है भाई साहब, कल को चलकर अगर चाहे तो बंदा जो है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये एक खतरनाक ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जैसे यूरोपियन यूनियन में प्लान कर रहे हैं स्टेब्लिश करने के लिए सोवरन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन 2027 तक, और चाइना भी प्लान कर रहा है इसी तरीके से कि लगभग 13,000 के करीब जो सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर आ जाए, जिस तरीके से इलोन मस्क ने जो है वो 7,500 ले रखा है। इससे दिक्कत क्या होगी, अब अगर सारे देश अपना इस तरीके का सैटेलाइट का प्रोजेक्ट छोड़ेंगे तो इससे फिर ये दिक्कत होगी कि पृथ्वी के चारों ओर इतना ज्यादा डेब्रीज यानी कि एक कूड़ा करकट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वो आगे आने वाले टाइम में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक साइड में कुआं है तो दूसरी साइड में खाई है, अब जाना कहाँ है ये सोचना भाई है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा। पर लेकिन स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है, क्या क्या समस्या है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि डिफेंस या फिर सिक्योरिटी या फिर आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात कर सकते हैं। कई सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो कई जगह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी न्यूज़ आप लोग इसको बोल सकते हैं। बेसिकली मुद्दा क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी कि कुछ भी ऐसे मैटर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है और उसका इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गलत इंपैक्ट पड़ता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम आती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली दो मुद्दों पर काम करती है। एक तो पहले स्टार्टिंग में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है वो सिस्टम के अंदर में नहीं आना चाहिए, वरना उसका गलत इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। दूसरा, यहाँ पर आगे चलकर स्टार्टिंग में तो किसी ने माना नहीं था कि इसको ये काम देना चाहिए, पर लेकिन आगे चलकर लगा कि ये काम भी देना चाहिए। वो क्या था, वो था टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। यानी कि टेररिस्ट को अगर कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई देश जैसे पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है, तो उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उसको ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, ताकि उसकी कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट न करे और वो कंट्री जो है अपने घुटनों पर आ जाए, जैसे पाकिस्तान के अंदर चीजें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी क्या करने जा रहे हैं, तो काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो की जाती है बेसिकली नॉन प्रॉफिट सेक्टर के द्वारा, तो उसको यहाँ पर ये चेक करेगा। मतलब कि कंपनी तो खोल रही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर और पता चला फाइनेंसिंग कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज को, तो उसके ऊपर भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढंग से ध्यान रखता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो उसके लिए रूल जो है वो रिवाइज किए जा रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये पूरा न्यूज अभी आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें एज पर द FATF ड्राफ्ट प्रपोजल, तो कंट्री शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट डिग्री, जो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोरस्पोंडेंस लेवल जो भी यहाँ पर मिटिगेटिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये आप लोगों को काम करने पड़ेंगे। यानी कि हर एक देश को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। अगर कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाती है और उस कंट्री में से ऐसी कोई भी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस चलती हुई नजर आती है, तो उस कंट्री के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। बैन इन द सेंस उसको ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है, ये आप लोग याद रखना। तो FATF ने रिकमेंड किया कि रिकॉग्नाइज किया जाए ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जहां जहां पर भी है और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड, ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि दुनिया भर में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए G7 देशों के द्वारा इस पर्टिकुलर ग्रुप का उद्घाटन किया गया था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1989 में, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को बेसिकली ठीक करने के लिए। पर लेकिन जैसे ही अमेरिका के अंदर में 2001 का अटैक होता है, जब यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर से हवाई जहाज निकाल दिया जाता है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, फिर इनको लगा कि यार टेररिज्म बढ़ रहा है, अब तो टेररिस्ट को भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। उससे पहले इंडिया चिल्लाता रहता था भाई साहब टेररिज्म है टेररिज्म है, ये कभी मानते नहीं थे। इसके बाद में इनको लगा कि मानना पड़ेगा। इसी के साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड जो डेवलपमेंट है पेरिस के अंदर में, यानी कि OECD के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आज की डेट में इसके हेड कौन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन सही आंसर प्रोवाइड कराता है। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है,
ये जो न्यूज़ है जो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग ये न्यूज़ यहाँ पर बोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के अंदर में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो ये बताइए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। बोला गया कि दुनिया अगर बात करें इंडिया के अंदर में अभी 5% जो बर्ड हैं इन इंडिया आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब लोकल है, स्थानिक है, जो कि कहीं और आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वो हमारे ही देश के अंदर में पाई जाती हैं। ये इंफॉर्मेशन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक रिसेंट पब्लिकेशन के द्वारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पॉइंट आउट किया गया कि 5% ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन कंट्री आर एंडेमिक एंड आर नॉट रिपोर्टेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि और कहीं उनको रिपोर्ट किया ही नहीं जाता है। आउट ऑफ टोटल 1353 बर्ड्स जो हैं 78% आर एंडेमिक टू द कंट्री। और ये बताया गया 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली रिलीज 108 फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर 108वां फाउंडेशन डे के टाइम पर यहाँ पर ये बातें अभी सामने निकल कर आई। ये मतलब क्या था? मतलब ये था कि इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था क्योंकि 1916 में यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और 1 जुलाई को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है, उसमें यहाँ पर ये बातें बोली गई है। और ये 108वां फाउंडेशन डे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि 1916 से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 1916 से अगर आप लोग पूरा एक इसका डेटा लगाओगे 2016 तक, तो इसको क्या हो गया, इसको पूरे 100 साल पूरे हो जाते हैं। और फिर बाकी के बचे अभी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 108वां हो गया, क्योंकि अभी हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं। तो 108 साल पुराना ये ऑफिस है जो कि यहाँ पर इस फील्ड में काम करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा 3 ऑफ दीज स्पीसीज जो हैं वो हैव नॉट स्पॉटेड इन द डिकेड। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी हैं, देखिए कई बार क्या होता है दिख रही हैं फिर गायब हो गई फिर दिखना स्टार्ट हो गई, ऐसी कई सारी चिड़िया आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो ये पक्षी जो हैं अपने मौसम के हिसाब से या किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्थान बदलते रहते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा। कुछ के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मणिपुर के अंदर अगर बात करें तो मणिपुर की बुश बेटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में हिमालय के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है, ये हिमालय के अंदर में देखिए अलग अलग जगह आप लोगों को अलग अलग नाम से पुकारे जाने वाली यहाँ पर प्रजाति आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हिमालय में देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो आप लोगों को यहाँ पर क्वाइल देखने को मिलेगा और इसी के साथ में जॉर्डन क्रसर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा 28 है इस तरीके जो पक्षी जो कि वहां पर ही पाए जाते हैं। और इसी के साथ में अंडमान निकोबार पर लगभग 25 के करीब आप लोगों को यहाँ पर ऐसी प्रजातियां देखने को मिलेगी जो वहां के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो कुछ भी इसके बारे में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाले पक्षी जो कि 1 डेकेड तक गायब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि मणिपुर बुश बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइंटिफिक नाम भी आप लोग याद रखते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये से पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसको पर्टिकुला मैनीपुरेसिस के नाम से आप लोग यहाँ पर पुकार सकते हैं, जो कि कैटेगराइज की गई है इंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट के हिसाब से। तो लास्ट रिकॉर्डेड की गई थी यहाँ पर 1907 में। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि कई सौ साल तक यहाँ पर गायब रह जाती हैं। इसी के साथ में अगर बात करें हिमालयन क्विल, इसको हिमालयन बटेर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है ये है ओफ्रेसिया सुपरलिसियोसिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में स्टेटस दिया गया। ये यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी 1876 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पक्षियां हैं कई बार कितने लंबे समय तक जो हैं वो गायब रहते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनको देखा भी नहीं जाता है कई बार। तो जॉर्डन के जो आप लोग को कोर्सर देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इसके बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर राइनोप्लिटिस बटोरकवटिस। ठीक है, राइनोप्लिटिस बटोरकवटिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम है, साइंटिफिक नेम थोड़े से उल्टे सीधे से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि गंभीर रूप से ये एक तरीके से विलुप्त होने की कैटेगरी में बोला गया और 2009 में इसको देखा गया था। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट इंडेमिक 28 यहाँ पर देखने को मिली, तो भी याद रखिएगा किन रीजन में, तो ये भी बताया गया। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें स्पीसीज जो है इंक्लूडिंग जो मालाबार की ग्रे हॉर्नबिल आप लोगों को देखने को मिलती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो मालाबार पैराकिट आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम है बेसिकली एसुब। ठीक है, तो एसुम्ब बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को नजर आएंगे एसुम्ब लाफ्रिंग्रेस। ठीक है,
इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी व्हाइट बेल्ड, जिसका नाम है सोलाकिली। ठीक है, तो ये कई सारी पक्षियों के नाम है, पर हाँ एटलीस्ट आप लोग इनके नाम याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर अलग से मेंशन की गई है, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। और ये सारे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लोगों से पूछा सकता है। इसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 1916 में बनाया गया था, 108 साल पुराना ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी यहाँ पर ये आज की डेट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये मैं बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। कल को क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हालांकि मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा अच्छे से। इसको एक तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं यहाँ पर मैं आप लोगों को। अभी इसको कल या फिर परसों में डिटेल में और तसल्ली में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है नाइजर कूप के बारे में। कूप क्या होता है? तख्ता पलट। तो यहाँ पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पिक्चर में आई, जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। तो ये यहाँ पर न्यूज में आई, जो कि काफी एक्टिव रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर में जो अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल प्लेयर जैसे रशिया और ये हो गया बेसिकली यूनाइटेड स्टेट, इसके अलावा यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर काम करती नजर आई, जब नाइजर के अंदर में तख्ता पलट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये घटना जो है ये अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो इसमें ये अभी यहाँ पर मीट यानी कि मिलेंगे अभी यहाँ पर 10 तारीख को, कि कैसे यहाँ पर जो मिलिट्री जो कि जनता के द्वारा एक तरीके से जैसे म्यांमार में तख्ता पलट किया गया, ऐसे ही यहाँ पर तख्ता पलट किया गया। तो इस चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर ये बात करेंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है, ये स्टेब्लिश की गई थी 1975 में। एक ट्रीटी ऑफ लाओस साइन किया गया था जब यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा नॉर्मली कि कौन आदमी है जिसने तख्ता पलट दिया, पर हाँ ये जरूर पूछेंगे आप लोगों से। तो जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है, इसका एम यही है कि कैसे यहाँ पर बेसिकली एक कॉमन करेंसी क्रिएट करनी है, सिंगल मार्केट क्रिएट करनी है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर में। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन अपना काम करती है, अभी उसी पैटर्न में काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो नाइजीरिया आप लोगों में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बोला तिनुबुआ प्रेसिडेंट जो नाइजीरिया के करंटली इसकी पोजीशन होल्ड करते हैं एज ए चेयरमैन के तौर पर। जो ECWAS है यहाँ पर, ये 2 सब रीजनल ब्लॉक भी देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर द वेस्टर्न अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर मेनली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ऑफ 8, जिसमें मेनली फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट देखने को मिलते हैं। और वेस्टर्न अफ्रीकन मॉनेटरी जोन है यहाँ पर, ये स्टेब्लिश किया गया था 2000 में, जिसमें 6 मेनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर में छोटे छोटे से ब्लॉक आप लोगों को वैसे भी देखने को मिलेंगे। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, बाकी इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो आप लोग यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए अफ्रीका के अंदर में कहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को कल या फिर परसों आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तब बातें करेंगे। ठीक है, अभी जो भी आर्टिकल आप लोगों ने सुने, देखता हूं कितने अच्छे से सुने, क्योंकि उन्हीं से बेस्ड आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नजर आएंगे, तो उनका आंसर आप लोगों को देना है। पहला बोला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1989 में टू डेवलप द पॉलिसी टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है। दूसरा बोला गया कि इसका जो सेक्रेटरीट है हेडक्वार्टर जो है बेसिकली इसका आप लोगों को पेरिस में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन, स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट नासा का है, ये यहाँ पर एक तरीका ब्रॉडबैंड बेस्ड नेटवर्क प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड में, ये बोला गया। ये कॉन्स्टलेशन यानी कि इसके अंदर में जो सैटेलाइट का जो समूह है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। यहाँ पर 2000 से लेके जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर 2000 और 35,786 किलोमीटर, ये बात यहाँ पर बोली गई है रेंज में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नाइदर। वेस्टर्न अफ्रीकन और मॉनेटरी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली इस इंग्लिश स्पीकिंग जो लोगों की है, और वेस्टर्न अफ्रीकन मॉनेटरी जोन जो है ये आप लोगों को मेनली देखने को मिलेगा फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नाइदर 1, नो 2। सही आंसर देखना है ढंग से कि क्या पूछा गया, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट जो है वो स्टेब्लिश किया गया 1975 में ट्रीटी ऑफ वार्साई के द्वारा। दूसरा बोला गया कि एक रीजनल एसोसिएशन है यहाँ पर 50 नेशन है, ये बोला गया यहाँ पर।
तो सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग को अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर आप लोग को देना है, जिससे कि देखूं कि किस तरीके से आप लोग चीजों को कवर करके चल रहे हैं। तब तक यहां पर हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, जो कि एक रामसर साइट भी है। नाम क्या है यहाँ पर नाम है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, खासकर झेलम रिवर के साथ में कनेक्ट कर भी इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अंचार लेक और सिंध रिवर का डेल्टा जो बेसिकली आप लोगों को नजर आएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पर बढ़ा देता है। ये जो वेटलैंड है काफी मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें फ्लड को कैसे कंट्रोल करना है तो उसके चलते, और सीजनल वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर में ये हिमालयन रीजन के साथ में कनेक्टेड है, तो इसके साथ में लेक भी है और सिंध रिवर, और इसी के साथ में अंचर जो लेक है ये भी इसके साथ में कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो कई बार कई सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जिनके आसपास की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं, देखता हूं कौन कौन सही आंसर यहां पर दे पा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर है बोथ, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि डिटेल में अभी आप लोगों को पढ़ाया फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में, किस तरीके से क्या क्या बात है इसके अंदर, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। स्टारलिंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पूछा गया करेक्ट, तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या है। आप लोग देखिए ना, तो ये नासा की है क्योंकि स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो रेंज है 350 से लेके 1200 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक है, पर लेकिन ये तो उससे कुछ ज्यादा ही बाहर चला गया, तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग का गलत हो गया, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बोला गया कि नाइदर वन नोर टू, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन यहां पर अपोजिट कर दिया दोनों को, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन उसके लिए नहीं होना चाहिए। और ये आप लोगों से बेसिकली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन, एक सेकेंड, अच्छा ये वाला हो गया, एक सेकेंड, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी से रिलेटेड यहाँ पर। तो अभी आप लोगों से डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ लागोस के बारे में, तो 15 नेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि 50। तो ये भी स्टेटमेंट जो है दोनों इनकरेक्ट हो गई। किसी भी टॉपिक को पढ़ना और उसके बारे में फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप लोग उसको कितने अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, सी सेट का क्वेश्चन भी अच्छा लगता है। और सी सेट एक ऐसी चीज है जो कि आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करके भी चलनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तो सारी चीजें अच्छे से आगे बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी। आइए अब कुछ नए शब्द आप लोगों को सिखाता हूं, जिससे कि चीजों को आप लोग लंबे समय तक याद रख पाए, और इन पे सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, क्योंकि जिस शब्द के ऊपर सेंटेंस आप लोग फॉर्म कर दोगे वो शब्द लंबे समय तक याद रखने के चांसेस रहेंगे। और कहीं मौका मिले किसी शब्द को यूज करने का किसी के साथ में बात करते हुए, तो उसको यूज जरूर करना, ठीक है। पहला शब्द है अवाउचमेंट, जैसे अनाउंसमेंट कहते हैं ना, ऐसे अवाउचमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। किसी चीज की घोषणा कर देना, ठीक है, एक तरीका अनाउंसमेंट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो यहां पर ये है बेसिकली पब्लिकली डिक्लेयर कर देना कि भाई साहब ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर पेन, इसका मतलब होता है पीड़ा, यानी कि बेचैनी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बड़ी ही इमोशन, पेनफुल इमोशन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट, ये होता है खींचना, किसी चीज को घसीटना, खींचना, फोर्सफुली विड्रॉ करना, ऐसा बोल सकते हैं। स्टेल्थिस्ट का मतलब होता है गुप्त, यानी कि चोरी छुपे किसी चीज को गोपनीय तरीके से काम करना, सीक्रेसी बनाए रखना, ये बात बोल सकते हैं। एवरमोर, हमेशा के लिए, एवरग्रीन टाइप में जैसी चीजें होती है ना, ठीक है, जैसे आप लोग हमेशा खुश रहो, ठीक है, एवरग्रीन आदमी बने रहो। टेंशन लेकर यार किसी का भला नहीं हुआ है, कौन ऐसा इंसान है धरती पर जिसने टेंशन लेकर कुछ उखाड़ लिया हो? तो टेंशन से किसी का भला नहीं होता, इसलिए टेंशन को पेंशन देकर लाइफ को एंजॉय करना सीखो, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बातें, इसको बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करो, और जो जो भी बातें आप लोगों को बताई गई हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये वो न्यूज है जो कि आप लोगों से छोटी छोटी न्यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में बच जाती है। ऑर्गेनाइजेशन भी होगी आप लोगों की यहाँ पर, तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। लोकेशन भी कई बार पूछ ली जाती है इसके बारे में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिए, तो अच्छा लगता है जब इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, तो एक एक चीज आप लोग याद रखकर चल सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो अच्छे से एंजॉय किया करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई परेशानी हो तो बताया करो, और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने में शर्म मत किया करो, ठीक है। जिसने करी शर्म उसके फुटेंगे करम, और ये तो आप लोगों ने सुने होगा, तो करम नहीं फोड़ने, तो जरूर काम करना है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूं यार, रिक्वेस्ट कर जो सीरियस है वही यहां पर आए, अगर सीरियस नहीं हो तो क्यों दूसरे की जिंदगी में आकर यहां पर हरकतें कर रहे हो, ठीक है। ये मत करो, ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि कल कुछ ऐसी हरकतें हुई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहां पर आने के बाद भी इंसान
कि एक तरीके से लगता है कि यार एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है इंसान, कि पेमेंट कर कर भी आ रहा है इंसान, कि उसको पता है कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास में, उसके बाद भी बदतमीजी काट रहा है, तो ऐसी हरकतें एटलीस्ट यार मत करो, ठीक है। तो फिर वरना फिर फालतू आप खुद सोचो यार, मुझे कितना एक तरीके से फ्री टाइम इसके लिए रखना पड़ता है कि मतलब ये चीज़ें देखता रहूँ मैं। आपको तो खुद वहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप लोग, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करो, या फिर मैं यहाँ पर ये चीज़ें देखूँ, आप लोग खुद सोचो, ठीक है। तो यार इरिटेशन होती है कई बार, तो ये चीज़ आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा माहौल बनाने का। एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका ढंग से यूटिलाइज करो ना, है कि नहीं। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। और वीडियो लेट हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा यार मॉर्निंग में बाहर जाना पड़ गया और कुछ अर्जेंट था जिसको मैं टाल नहीं सकता था। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।